फैसिलिटीज़ लोकेशन यूनिट 4। तो हमारी जो प्लांट होगा या सर्विस इंडस्ट्री होगी वो हम कहाँ पर लोकेट करें, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, ये एक स्ट्रेटजिक डिसीज़न है। एक बार आपने ऐसा डिसीज़न कर लिया, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन फैक्ट्री यहाँ पे लगाएंगे, अगले महीने बोले नहीं फैक्ट्री चेंज करके वेस्ट बंगाल में लगा लेते हैं, वेस्ट बंगाल से चेंज करके गुजरात में लगा लेते हैं। वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है ऐसे डिसीजंस का। ये स्ट्रेटजिक डिसीजंस ये डिपेंड करते हैं आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर, जो इंडस्ट्री को या उस प्रोडक्ट कैटेगरी को इम्पैक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर हो सकता है जैसे कि टेक्नोलॉजी यूज्ड, उस टेक्नोलॉजी में वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए, क्लाइमेट कैसा चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, वो ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसलमेर में खोल दी जाए। वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, मान लीजिए पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, एक आपका खुद का कैप्टिव पावर प्लांट भी चाहिए आपको, तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी किस तरह की आपने यूज़ करी, उस हिसाब से लोकेशन भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, आपको बहुत बड़ा प्लांट बनाना है, तो अर्बन एरिया के अंदर इतनी ज़मीन मिलना बहुत मुश्किल है और फिर कॉस्टली भी होगी। तो उस हिसाब से कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। फाइनेंशियल पोजीशन वो मैंने बता दिया, पैसा इंपॉर्टेंट है। अर्बन एरिया में ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी, रूरल एरिया में कम कॉस्ट पड़ेगी। आपकी वर्क फोर्स कैसी रिक्वायर्ड है, स्किल्ड रिक्वायर्ड है कि अनस्किल्ड रिक्वायर्ड है। अगर अनस्किल्ड से काम चल जाएगा तो रूरल एरिया में खोल सकते हैं, ज़मीन भी सस्ती मिलेगी, ज़मीन ज़्यादा भी मिल जाएगी, कॉस्ट कम पड़ेगी, सब वर्क फोर्स की सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होगी, सस्ते में वर्क फोर्स मिल जाएगी रूरल एरिया में। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं। गवर्नमेंट जो है कहीं पर इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए कुछ डिस्काउंट देती है, कुछ टैक्स के अंदर एग्जम्पन्स होते हैं, रिबेट्स होती हैं। फिर कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, अनस्टेबल गवर्नमेंट हो, लेवल ऑफ करप्शन बहुत ज़्यादा हाई हो, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया ना हो, तो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लगाना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि कुछ नक्सल एरियाज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंपैरेटिवली ठीक नहीं है, तो वहाँ पर इंडस्ट्री लगाना पसंद नहीं करते। कुछ सोशल कंडीशंस भी हो सकती है, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ एटीट्यूड भी हो सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। जैसा कि हमने देखा वेस्ट बंगाल के अंदर नैनो का प्लांट लगाया गया, एटीट्यूड लोगों का इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उतना पॉजिटिव नहीं था। अब हमें फैसिलिटी लोकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती, हमें ज़रूरत पड़ सकती है अगर हम हमारी कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं, हमारे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, हमें एक्सपेंड करना है, तो हमें नई फैसिलिटी लोकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर कुछ पॉलिसी हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसके अंदर वो लोग चाहते हों कि इंडस्ट्रीज़ नए नए एरियाज़ में लगें ताकि वहाँ पे ग्रोथ हो, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है नई फैसिलिटी लोकेशन ढूंढने के लिए। न्यू इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, नई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ सकते हैं, कुछ नए इकोनॉमिक रूल्स लॉज आ सकते हैं जो आपको मजबूर कर सकते हैं नई फैसिलिटी लोकेशंस ढूंढने के लिए। कुछ हो सकता है कि ओरिजिनल एडवांटेज हो उस प्लांट की वहाँ पे लगाने की, जो नई डेवलपमेंट्स के साथ ख़त्म हो गई हो। जैसा कि आपने जहाँ पे लगाया था वहाँ पे हो सकता है कि कोई रॉ मटेरियल जो हो वो मिलता हो, अब बाद में वो रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया वहाँ से, तो आपकी ओरिजिनल एडवांटेज ही ख़त्म हो गई। या फिर वो बहुत बढ़िया मार्केट रहा हो, वो मार्केट ख़त्म हो गया, तो आपकी वो ओरिजिनल एडवांटेज ख़त्म हो गई। या फिर कुछ प्रॉन टू नेचुरल कैलेमिटीज़, जैसे कि हाँ, आप देखते हैं मुंबई के अंदर हर साल मानसून जब आता है कुछ सर्वर्स डूब जाते हैं, तो ऑफ कोर्स अब हर साल अगर इतना नुकसान होगा तो कौन वहाँ पर अपने सर्वर्स रखना चाहेगा। नई फैसिलिटी लोकेशंस ढूंढेंगे, शिफ्ट होंगे। ये कुछ आपकी बुकलेट में दे रखा है कि वेबर ने जो है कुछ पहले एनालिसिस किया था लोकेशन कहाँ पर हो उसके लिए, तो उसने बेसिकली एक ही क्राइटेरिया रखा था कि डिस्टेंस किस तरीके से मिनिमाइज़ किया जाए। डिस्टेंस किस चीज़ से मिनिमाइज़ किया जाए, आपके रॉ मटेरियल से और आपके मार्केट से। तो उसने रॉ मटेरियल को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक वो कैटेगरी जिस कैटेगरी का लोकेशन डिसीजन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो रॉ मटेरियल्स जो हर जगह इक्वली अवेलेबल हैं, जैसे हवा, पानी, रेत।
और कुछ उसने ऐसे रखे लोकलाइज्ड मटेरियल्स जो है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ही अवेलेबल है। जैसे कि सीमेंट हुआ, सीमेंट के लिए लाइम स्टोन चाहिए, जिप्सम विप्सम, प्लास्टिक वगैरह। और फिर उसने जो है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, प्योर मटेरियल एंड ग्रॉस मटेरियल। आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें वो रॉ मटेरियल कितना डलता है। जैसे सीमेंट बनती है तो लाइम स्टोन कितना डलता है। ऑलमोस्ट इट इज़ अ प्योर मटेरियल। हालांकि मैं मानता हूँ उसमें राख भी डलती है, कुछ फ्लाई एश डलती है, कुछ और भी आइटम्स डलते हैं, लेकिन मेजोरिटी इज़ लाइम स्टोन। तो सीमेंट जो है इट इज़ अ प्योर मटेरियल, एंड इफ इट इज़ अ प्योर मटेरियल ऑफ कोर्स इसका जहाँ सोर्स है उसके नज़दीक होना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज होती है। फिर कुछ ग्रॉस मटेरियल होते हैं, मटेरियल तो बन गया लेकिन उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं। जैसे मान लीजिए एक बल्ब, बल्ब में फिलामेंट होता है, फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है। बल्ब के ऊपर की कवरिंग जो होती है वो ग्लास की बनी हुई होती है, बाकी पार्ट प्लास्टिक वगैरह और भी कई चीज़ों का बना हुआ होता है। तो अगर हम वेबर की माने तो हमें बल्ब की इंडस्ट्री वहाँ लगानी चाहिए जो कि ये जो सोर्सेज हैं, जहाँ ग्लास बनाने का सोर्स या टंगस्टन जहाँ से मिलता है या प्लास्टिक का जो सोर्स है उसके वो नज़दीक हो। तो उसने क्या किया कि एक फॉर्मुलेट किया मटेरियल इंडेक्स। जो जो मटेरियल फिनिश्ड प्रोडक्ट में यूज़ हुआ है वो कितनी क्वांटिटी में हुआ है, उसके हिसाब से उसका वेट कितना है, उसके हिसाब से उसने एक इंडेक्स बनाया। और उस इंडेक्स से उसने तय किया कि उसे मार्केट के नज़दीक होना ज़रूरी है या रॉ मटेरियल के नज़दीक होना ज़रूरी है। इसके कुछ क्रिटिक्स हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है लेकिन प्रोडक्ट में ऐड नहीं होती। तो ऐसों का क्या किया जाए। और ये सर्विस इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में तो मटेरियल होता ही नहीं है। मैंने बाल काटे तो क्या मैंने उसको 3 कैंची खर्च कर दी? ऐसा तो नहीं है। मैंने किसी का जूता पॉलिश किया, ये भी सर्विस ही है वैसे। तो इन सब चीज़ों के अंदर कितना मटेरियल लगा दैट इज इमटेरियल, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं। अब हम फैसिलिटी लोकेशन को दो फेजेस के अंदर स्टडी करते हैं, आपकी बुकलेट में दिया हुआ है। एक है जनरल टेरिटरी सेलेक्शन और फिर है पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑफ साइट। टेरिटरी सिलेक्शन में हम देखते हैं कि क्या 3-4 पॉइंट्स देखते हैं। एक पॉइंट है मार्केट। आपका मार्केट कौन सा? अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो टूट सकता है या स्पॉइलेज हो सकता है तो उसे मार्केट के नज़दीक रखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप बनाते हैं पनीर, चीज़, तो चीज़ तो जो है वो सड़ जाती है, स्पॉइलेज हो जाता है, उसका मार्केट के नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है ऐसी इंडस्ट्री का। फिर ये देखना होता है कि प्रोडक्ट का जो है वो कॉस्ट कितनी है। अगर उसकी कॉस्ट जो है इनएक्सपेंसिव है, बहुत ही सस्ता है, जैसे कि मिनरल वाटर, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी कॉस्ट में ऐड करेगा। आपने लगा दी है फैक्ट्री मिनरल वाटर की चेन्नई के अंदर, आप दिल्ली में सप्लाई करना चाहते हैं, जितने का मिनरल वाटर नहीं है उससे ज़्यादा का ट्रांसपोर्टेशन पड़ जाएगा। फिर आता है रॉ मटेरियल एंड सप्लायर्स। रॉ मटेरियल, अगर आपके प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत बल्कि रॉ मटेरियल है, प्रोसेस करने के बाद कुछ नहीं बचता। रॉ मटेरियल तो बहुत यूज़ होता है लेकिन प्रोसेस करने के बाद कुछ नहीं बचता, या उस रॉ मटेरियल के सप्लायर्स एक ही जगह पर लोकेटेड है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को आपको रॉ मटेरियल के नज़दीक लगाना होगा। एग्ज़ाम्पल है जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री के अंदर जब जूट को प्रोसेस करते हैं तो काफ़ी सारा जूट वेस्टेज जाता है। इसलिए भी जूट इंडस्ट्री कलकत्ता में थी। अंग्रेज़ों ने जूट को एक्सपोर्ट नहीं किया वहाँ पर और इंग्लैंड ले जा कर के प्रोसेस नहीं किया, क्योंकि जूट की प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा वेस्टेज है और दूसरा इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होती है। तो लेबर भी इंडिया में सस्ती थी और वेस्टेज बहुत ज़्यादा था। 80% आपको जूट लेकर के जाते हैं इंग्लैंड के अंदर, उसका 80% वेस्ट हो जाता है, 20% जूट यूटिलाइज होता है। तो ऐसा रॉ मटेरियल को उन्होंने ले जाना सुटेबल नहीं समझा। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। इसमें है कि जैसे कि कोई रिवर बैंक के किनारे हो और हैवी बल्की हो मटेरियल और उसकी वैल्यू जो हो लो हो पर टन, तो वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के नज़दीक होना चाहिए।
जैसे कि पुराने ज़माने के अंदर अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ था तो इंग्लैंड के अंदर हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंग्लैंड में क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ थी, वो नदियाँ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती थी, वो नदियाँ थी जिससे कोल ट्रांसपोर्ट हो सकता था, फिनिश्ड प्रोडक्ट भी ट्रांसपोर्ट हो सकता था। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के नज़दीक जो है उन इंडस्ट्रीज़ को लगाना बेहतर है जो बहुत बल्कि प्रोड्यूस हो उसका, और उसकी जो वैल्यू लो हो बहुत पर टन के हिसाब से। फिर कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनको मैन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अगर स्किल्ड मैन पावर चाहिए तो अर्बन एरिया में सेटअप होगा, अगर नॉन स्किल चाहिए तो सस्ता लेबर मिल जाएगा आपको, रूरल सेटअप में हो जाएगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो है रिलायबिलिटी ऑफ पावर, वाटर, फ्यूल, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ एंड बैंकिंग फैसिलिटीज़। तो ये इंडस्ट्रियल पार्क्स वगैरह जो होते हैं इसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। रिलायबिलिटी ऑफ पावर दिया जाता है, वाटर दिया जाता है, कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ लाइक इंटरनेट, फैक्स अवेलेबल होते हैं, फिर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ती है। आपकी कोई इंडस्ट्री है जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स जो हैं आप बनाते हैं, इंपोर्ट करते हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, इसके अंदर बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आते हैं, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। आपको बैंकिंग सिस्टम चाहिए, बैंकिंग सिस्टम के साथ एक बहुत ही रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए फॉरेन सप्लायर से या फॉरेन बायर से बात करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंस रखता है। फिर कुछ होता है आपके लॉज, टैक्सेशन फैसिलिटीज़, कुछ गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, कुछ इंसेंटिव्स देते हैं बैकवर्ड एरिया को डेवलप करने के लिए। फिर कुछ स्टेट्स में एग्जम्पशन होता है लोकल टैक्सेस का, ऑक्ट्रॉय का, जिससे फाइनल गुड्स की कॉस्टिंग पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उन सबको देखते हुए भी कि टेरिटरी सिलेक्शन जो है जनरल टेरिटरी सिलेक्शन किया जाता है। फिर हाँ, एक और है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है कुछ सर्टन इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसको हाई ह्यूमिड जोन चाहिए। तो समरी में देखिए तो टेरिटरी सिलेक्शन के लिए आपके लिए मार्केट इंपॉर्टेंट है, लोकेशन मार्केट के नज़दीक होनी चाहिए या रॉ मटेरियल के नज़दीक भी हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन के नज़दीक भी हो सकती है, मैन पावर के नज़दीक भी हो सकती है, रूरल या अर्बन जो भी आपको चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप टेरिटरी सिलेक्शन में ध्यान रखें। अगर आप जब जनरल टेरिटरी सेलेक्ट हो जाती है कि नहीं जी मेरे को इस एरिया में फैक्ट्री खोलनी है, मैंने मेरठ वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया, मेरठ के अगल बगल खोलूँगा, तो अब मुझे वो एग्जैक्ट साइट चाहिए कि कहाँ पर। तो उसको खोलते टाइम हमें ध्यान रखना होता है फैसिलिटीज़ का कि हॉस्पिटल कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर है। दूसरी चीज़ है कम्युनिटी एटीट्यूड, कम्युनिटी का एटीट्यूड कैसा। जैसे नैनो के केस में वेस्ट बंगाल उन्होंने एकदम करेक्ट सेलेक्ट किया, हो सकता है उनको टैक्सेस में बेनिफिट मिल रहा हो, और जगह बेनिफिट मिल रहा हो, इतनी बड़ी जगह भी मिल रही हो, स्किल्ड मैन पावर भी मिल रही हो, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं रखा कि कम्युनिटी का एटीट्यूड वहाँ पर ठीक नहीं था। फिर होता है वेस्ट डिस्पोजेबल, विंड का डायरेक्शन क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई प्लांट खोला जो कि स्मोक छोड़ेगा, स्मोक विंड का डायरेक्शन ऐसा है कि उस स्मोक को रेजिडेंशियल एरिया में ले जाएगा। पॉपुलेशन कितनी है, नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट कैसा है। तो वेस्ट डिस्पोजेबल के हिसाब से भी आपको कम्युनिटी सेलेक्शन, आपको साइट सेलेक्शन देखनी होती है। इकोलॉजी एंड पॉल्यूशन, आप ऐसी जगह पे नहीं इंडस्ट्री खोल सकते जहाँ पे एनवायरमेंटल लॉसेस हो जाए, जैसे वेस्टर्न घाट हैं, प्रोडक्टिव एरियाज़ हैं। फिर साइट का साइज़ और टोपोलॉजी भी इम्पोर्टेंस रखती है कि मुझे इतनी बड़ी फैक्ट्री खोलनी, कम से कम उतनी बड़ी ज़मीन तो हो। टोपोलॉजी भी देखनी पड़ती है, ऊंची नीची है कि प्लेन भी चल जाएगी कि ऊंची नीची भी चल जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी देखनी पड़ती है, एयरपोर्ट वहाँ से कितना दूर है या मेन रोड कितनी दूर है, हाईवे कितनी दूर है। सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ या सर्विस भी देखनी पड़ती है, जैसे कि बैंक है या आपके कोई रॉ मटेरियल चाहिए तो उसके लिए कोई वेंडर्स वगैरह अगल बगल में है या नहीं। एंड देन द कॉस्ट ऑफ एक्चुअल साइट। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए।